नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ से हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की। उस खास चर्चा में गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गौरव वल्लभ जी इस वक्त साथ हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। सर, आपका कहना है कि राम मंदिर में जो इनविटेशन मिला था उसको ना जाने की वजह से आपने मैंने बीजेपी 3 कारण बताए। एक तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर सनातन के बारे में अपशब्द कहते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी का चुप रहना एक मौन स्वीकृति देना जैसा है। दूसरा, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के न्योते को अस्वीकार करना एक तरह का पाप है। और तीसरा, मैं सुबह से शाम टीवी पर बैठकर या अन्य माध्यमों पे बैठ के देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। हमारे स्टार्टअप्स जो आज हजारों करोड़ के हुए, क्या वो गलत है? उन्होंने अपनी पूंजी से, अपने आइडियाज से एक वैल्यूएशन पाई है। आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते उस लेवल पर आ गई है कि वो अपने स्वयं की पूर्व नीतियों का विरोध करने लगी है। क्या आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण गलत है? आज हर विनिवेश का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। एयर इंडिया का विनिवेश हुआ, क्या गलत हुआ? उन्होंने जिस कॉर्पोरेट ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा उसकी आलोचना चालू कर दी। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था, अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया। कितने समय से आपके मन में आया था कि आप कांग्रेस छोड़ के? प्रभु श्री राम की जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा का नकारात्मक जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस दिन के बाद मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से टीवी में अपीयर नहीं हुआ। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बजट के दौरान भी मैंने अपना, जबकि मैं हर बजट पे अपनी एनालिसिस देता हूँ, मैंने कोई एनालिसिस नहीं दी, क्योंकि कई चीज़ें अनपार्डनेबल, अनएक्सक्यूजेबल, अननेगोशिएबल है और मेरे लिए राष्ट्र और धर्म दोनों अनएक्सक्यूजेबल, अननेगोशिएबल, अनपार्डनेबल है। खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे नेता छोड़कर बीजेपी पार्टी में आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप, कांग्रेस का क्या फ्यूचर होगा? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं अपने आप को वहाँ पर मिसफिट महसूस कर रहा था। उनका क्या फ्यूचर होगा, नहीं होगा, ये वो जाने। और मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों के साथ में मैंने कई वर्षों तक काम किया, उनके बारे में भला बुरा कहना, उनके हमारे जो इंटरनल डिस्कशंस है वो आपको बताना, ये मेरे स्वभाव और मेरे शिक्षा में नहीं है। विपक्ष के लिए आप क्या कहेंगे? विपक्ष को ये कहूँगा कि सकारात्मक सुझाव दें, और कांग्रेस को एक जरूर सलाह दूंगा कि कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी श्रीमान अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से परहेज रखें। आज कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी हो गई जाके जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या नहीं कहा, और भ्रष्टाचार का ऐसा मुकाम हासिल किया कि जो सोचने से भी परे है। मैं ये कहूँगा कि इस साल नहीं, इस दशक नहीं, इस सेंचुरी नहीं, ये इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आत्मज्ञान के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान श्री राम के दर्शन जल्द से जल्द करें। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण, साधना प्लस। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अनिल शर्मा, उपेंद्र प्रसाद और गौरव वल्लभ ने बीजेपी का दामन थामा है। जैसे मैंने 3 सवाल पूछे, आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए दिख रहे हैं। कोई बुजुर्ग महिला किसी कार्यक्रम में मंच पे आई तो चरण छूते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। लेकिन कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या रवैया है समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी उनकी प्रवक्ता कुछ बोलती है, कल सुरजेवाला जी ने जो वक्तव्य किया है, एक बार कांग्रेस अपनी
भूमिका साफ करे कि क्या महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर करना, यही हालात बदलेगा क्या? ये कहीं कम लग रहा था तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं मोदी जी की सर फोड़ने की बात। मतलब विपक्ष के मुद्दे शायद खत्म होते जा रहे हैं और ऐसी बातों का सहारा लेते हुए मतलब कोई नेता इस प्रकार की बात कर सकता है तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष समझ जाए कि देश की जनता मोदी जी को चाहती है, वो लाठी उठाने वाले का क्या हाल कर सकती है, आप समझ लो। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राधे राधे, राधे राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, यमुना मैया की, गौ मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मथुरा लोकसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और मथुरा के लोकप्रिय सांसद के रूप में जिन्होंने इस पावन क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, भारत की सिने जगत की सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष मथुरा जनपद श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, प्रभारी अशोक कटारिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, श्री राजेश चौधरी जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य योगेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आरएलडी श्री राजपाल भंगर जी, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री कारिंदा सिंह जी, चंदन सिंह जी, प्रणतपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस नामांकन सभा में यहां पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा को, राधे रानी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में, लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता
अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपने कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। बहनों और भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। सभी जगह से एक आवाज है। और बहनों और भाइयों, यह आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारतवासियों ने
एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बड़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था। क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि, और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी को आपने अवसर दिया था। यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, नंदगांव, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी, तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे, इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं? आज के इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका स्वागत करती हूँ और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्व है। नामांकन के दिन आप आए हैं इस जनसभा में। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा के सांसद तेजवेद जी और मेरे सभी साथीगण इस मंच पर उपस्थित हैं, मेरे विधायकगण, फिर भाजपा एवं एनडीए गठबंधन के पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं, सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम लेने से बहुत टाइम लगेगा। मैं उन सबको बहुत आदर करती हूँ। आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड देन आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे लिए। और देवतुल्य कार्य करता हो, आप लोग दिन भर बहुत मेहनत करते हैं आप सब। और यहाँ के संत जनों, ये पूरा मथुरा वृंदावन ये साधु संतों का देश है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सबको प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे
राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी मैं नामांकन कर ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियाँ खप गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।